पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टैली को इंस्टॉल करना और टैली को स्टार्ट करना। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं और कैसे जीएसटी एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे सर्च ऑप्शन पे। यहाँ लिखेंगे TALLY टैली और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टैली। आप यहाँ पे क्लिक करके टैली को ओपन कर लोगे। इसके बाद यहाँ से आप मैक्सिमाइज़ कर लोगे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद पिछले क्लास में हम लोगों ने इन सारे ऑप्शन को सीखा था। तो हम लोग डाउन एरो से नीचे चले आएंगे और हमें आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। अब वर्क इन एजुकेशनल मोड पे इसलिए हम लोग वर्क करेंगे क्योंकि हमारा ये एजुकेशनल मोड वाला वर्जन है। तो हम लोग जो भी सीखेंगे यहाँ पे एजुकेशनल मोड में सीखेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ डेट का रिस्ट्रिक्शन होगा, बाकी आप सारा वो काम कर सकते हो जो आपके ओरिजिनल टैली में इस्तेमाल होता है। तो कीबोर्ड से आपको W प्रेस करना है तो आप चले आओगे वर्क इन एजुकेशनल मोड, या फिर आप या फिर डाउन एरो से आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Alt+W। तो आपका वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन हो जाएगा, या फिर आप इंटर प्रेस करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। तो हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+W और हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड एक्टिव हो जाएगा। अब हमारा ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मिलेगा आपको गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली जो हमारा है ये टैली का होम पेज है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहले से एक कंपनी जो हमारी बनाई हुई थी टैली में, यानी जिस स्टूडेंट ने भी पहले से कोई कंपनी बना के रखा हुआ है टैली में, वो आपका यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इसको बंद करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल एक फ्रेश कंपनी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक बिल्कुल नया कंपनी बनाना सीखेंगे। तो नया कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस मनीष ट्रेडर्स वाले कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए हमारा जो ये वर्टिकल बटन बार है यहाँ से जाके हमें बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे सर्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कंपनी। सर्ट कंपनी में क्या है कि अगर आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे सर्ट कंपनी, और सेलेक्ट कंपनी में ऑप्शन में ये होता है कि अगर पहले से आपका कंपनी बन चुका है और उसे आप खोलना चाहते हो इस कंपनी के रहते हुए, तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाके अपने पास्ट वाले कंपनी को ओपन कर सकते हो। सर्ट कंपनी से आपका ये कंपनी बंद हो जाएगा और आप सिर्फ अपने कंपनी पे काम कर पाओगे। तो हम लोग इस कंपनी को बंद करेंगे। तो इस कंपनी को बंद करने का हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो है F1, और नीचे हमें सिंगल अंडरलाइन दिख रहा है। इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से Alt+F1। तो हम लोग Alt+F1 प्रेस करेंगे और हमारा जो मनीष ट्रेडर था वो कंपनी हमारा बंद हो गया है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में आपको मिलेगा सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर एंड क्विट। तो सेलेक्ट कंपनी जो हमारा ऑप्शन है उससे आप अपने पास्ट वाले कंपनी को ओपन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नया कंपनी यहाँ पे बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें आना पड़ेगा क्रिएट कंपनी पे। अब क्रिएट कंपनी में हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे C जो है हमारा रेड कलर का है। इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि अगर किसी भी ऑप्शन में आपको वो कलर रेड दिखे, वो कैरेक्टर रेड दिखे, तो आपको C प्रेस करना है। तो आप चले जाओगे क्रिएट कंपनी में। L प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे लॉग इन एज रिमोट यूज़र। S प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे सेलेक्ट कंपनी में। B प्रेस करोगे तो चले जाओगे आप बैकअप में। और इसी तरह से अगर गौर से आप देखो तो R हमारा कैपिटल है, Q हमारा कैपिटल है और साथ में बोल्ड है। तो R प्रेस करेंगे तो रीस्टोर में जाएंगे और Q प्रेस करेंगे तो क्विट में जाएंगे, या फिर आप अप या डाउन एरो से ऑप्शन को चूज़ करके इंटर प्रेस करके भी उस ऑप्शन में जा सकते हो। तो हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे C या फिर प्रेस करेंगे इंटर। तो हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है वो है कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी क्रिएशन का मतलब होता है कि आपका जो कंपनी है, चाहे वो आपका ट्रेडिंग का हो बिजनेस, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, चाहे आपका सर्विसेज का बिजनेस हो, तो जिस तरह का आप व्यवसाय कर रहे हो उस व्यवसाय से रिलेटेड जो आपकी कंपनी का ब्रांड नेम होगा वो आपको यहाँ पे नेम वाले ऑप्शन में डालना है। तो यहाँ दिखेगा आपको नेम, और नेम में आपको अपनी कंपनी का ब्रांड नेम डालना है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मिलेगा हमें डायरेक्टरी।
डायरेक्टरी में क्या होता है कि आपका जो टैली का फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो सी ड्राइव है उस जगह पे जाकर टैली सेव हो रही है। तो सी के अंदर आपको मिलेगा यूज़र नाम का फ़ोल्डर, यूज़र के अंदर मिलेगा पब्लिक नाम का फ़ोल्डर, पब्लिक के अंदर मिलेगा tally.erp नाम का फ़ोल्डर, उसके अंदर बना हुआ है डाटा नाम का फ़ोल्डर, और आपका जो भी फाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करके ऊपर वाले ऑप्शन में जा सकते हो। नीचे आना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा इंटर। तो बैक स्पेस प्रेस करके हम फिर से चले जाएंगे ऊपर, और हम चाहें तो यहाँ से सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, यानी जिस जगह पे आपको टैली को बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना है उसका आप पाथ यहाँ से बदल सकते हो, जिससे हम अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल इसे हम सी ड्राइव में ही बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि हमारा फाइल एक्चुअल में कहाँ पे सेव होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा फाइल उस जगह पे सही जगह पे सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और चले जाएंगे नेम पे। तो सबसे पहले आपको नेम ऑप्शन में यहाँ पे देना है कंपनी का नाम, यानी आपका जो ब्रांड कंपनी का नेम है वो आपको डालना है, या फिर आप अपने नाम से भी अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपका जिस नाम से बैंक में करंट अकाउंट खुला है, जिस फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुला है उस नाम को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो भी आपका कंपनी का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मेरे कंपनी का जो नाम है वो है आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, आप कैप्स ऑन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। आभास मॉल प्राइवेट लिमिटेड। नीचे आने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा इंटर। अब यहाँ पे दे रहा है मेलिंग नेम। अगर ये किसी ग्रुप के अंदर की कंपनी है तो आप मेलिंग नेम बदल सकते हो। जैसे मान लो एक होता है जेपी ग्रुप्स, अब जेपी ग्रुप्स के अंदर होता है जेपी सीमेंट, या जेपी का और कोई प्रोडक्ट आता हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फ़िलहाल आपका जो मेलिंग नेम है वो आपके कंपनी के नेम जैसा ही होना चाहिए, बाकी आप इसमें जब चाहो चेंजेस कर सकते हो। इंटर प्रेस करेंगे और हम चले आएंगे एड्रेस ऑप्शन पे। तो एड्रेस में आपको उस जगह का एड्रेस डालना है जहाँ पे ये कंपनी आपका स्थापित है, जहाँ से इस कंपनी को आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जहाँ पे इस कंपनी को चला रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखो आप बिहार, इंटर प्रेस करो। अगर आपको और कोई एड्रेस लिखना है या आपका एड्रेस लंबा है तो टैली आपको एक्स्ट्रा लाइन दे रही है, फिर आप इंटर प्रेस करो और आ जाते हैं हम लोग कंट्री ऑप्शन पे। तो कंट्री ऑप्शन पे आपको इंडिया चूज़ करना है। अगर मान लो आपको कोई अदर कंट्रीज़ चूज़ करना है तो आपको फिर इस लिस्ट में आपके देखना पड़ेगा, यानी कि आपका बिजनेस कहाँ स्टार्ट है। किसी अगर अदर कंट्रीज़ में है तो आपको वो कंट्री चूज़ करना पड़ेगा, या आपका अगर इंडिया में व्यवसाय हो रहा है तो आपको इंडिया चूज़ करना है, या फिर ऐसा कंट्री जो इस लिस्ट में नहीं है आप न्यू में जाके कंट्री नया बना सकते हो, या फिर नन ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग इंडिया चूज़ करेंगे। सपोज़ करो मैंने डिलीट बटन से इस नेम को डिलीट कर दिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है आई। अब आई प्रेस करेंगे तो इस लिस्ट में आपको दिखेगा कि आई से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कंट्री के नेम हैं वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। इसका मतलब है आई से 3 कंट्री यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंडिया, इंडोनेशिया एंड इराक। अब आई एन प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया एंड इंडोनेशिया, और आई एन डी प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा इंडिया एंड इंडोनेशिया, आई एन डी आई। अब आपको मिलेगा इंडिया। या फिर अगर सिर्फ आई भी आप लिखते हो तो कीबोर्ड के डाउन एरो से आप इंडिया ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो कंट्री में आपको इंडिया रखना है। तो स्टेट में अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको यूज़ करना है जो आपका स्टेट होगा, यानी जिस स्टेट में आप अपना व्यवसाय कर रहे हो उस स्टेट को आपको चूज़ करना है। अगर आप असम में कर रहे हो तो आपको असम चुनना है, अगर आप दिल्ली में कर रहे हो तो दिल्ली चुनना है, और अगर आप बिहार में कर रहे हो तो आपको बिहार चूज़ करना है। तो जिस स्टेट में भी आपका व्यवसाय रन कर रहा है उस स्टेट को आपको यहाँ पे लिखना है। तो सिर्फ कीबोर्ड से आप बी प्रेस करोगे तो आपका बिहार ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा,
चूँकि ऑल ओवर इंडिया में बी नाम से सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है केवल बिहार, तो बी प्रेस करते ही बिहार आपका यहाँ पे दिखा दिया। अब आपको इंटर प्रेस करना है और आपको अपना लोकल जो आपका पिन कोड है वो आपको डालना है। इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करते हैं हम नीचे चले आएंगे। अब आपको लिखना है अपना फ़ोन नंबर। अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है तो आप उसे डाल सकते हो, एज एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो यहाँ पे। इंटर प्रेस करना है नीचे आने के लिए। अगर फैक्स नंबर है तो आप फैक्स नंबर भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो ऑप्शन या वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के इंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो कभी भी आपको नीचे आना हो तो आप सिर्फ इंटर का इस्तेमाल करोगे या फिर अप या डाउन एरो का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन जो आपका सही तरीका है वो है इंटर इस्तेमाल करना। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप बैक स्पेस से फिर से वापस ऊपर जा सकते हो और जो भी चेंजेस आप चाहो वो कभी भी कर सकते हो। अब आते हैं हम ईमेल आईडी पे। तो जो भी आपके कंपनी का ईमेल आईडी होगा वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। एज एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे कैप्स ऑफ कर लेना होगा। अब आपका वेबसाइट अगर है, यानी आपकी कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का आपको यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ www.abhascomputerclasses.webs.com, एंटर। अब आ गए हम लोग फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। तो हमारा जो कैटेगरी है वो बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल में हम लोग आ चुके हैं और इसमें यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। तो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल। तो हमारे इंडिया में जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके अगले साल के 31 मार्च 2020 तक का होता है। यानी कि हर साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 साल का होगा, 1 अप्रैल 2019 या फिर 1 अप्रैल 2020। अगर 1 अप्रैल 2020 है तो अगले साल के 31 मार्च 2021 तक का आपका 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होगा, जो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से है। इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो जब भी आपको यहाँ पे लिखना है आपको लिखना होगा 1/4/2019। तो सपोज़ करो कि आपका ये फाइनेंशियल ईयर डिलीट हो गया है तो आपको लिखना पड़ेगा 1/4/2019। इंटर प्रेस करके आप चले आओ नीचे वाले ऑप्शन पे जहाँ लिखा हुआ है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर कभी भी नहीं बदलेगा और कभी भी आपको नहीं बदलना है जब तक गवर्नमेंट उसे बदल ना दे। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर फिक्स करके रखा हुआ है, वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं, कभी कभी सुनते हो आप बैंक में कि मार्च क्लोजिंग है। तो मार्च एंड में जो भी ऑडिटिंग होता है वो बैंक में होता रहता है और नए साल से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो चूँकि अप्रैल एक ऐसा मंथ है जिसमें बिजनेस अच्छा होता है, मौसम अच्छा रहता है, उस वजह से भी फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल को बनाया गया है। अब आते हैं हम लोग बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका जो खाता बही है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जनरली हमारा जो खाता बही होता है उसमें पूरे साल का डिटेल लिखा रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलना चाह रही है ये बात कि आप अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करो और मार्च को अगले साल तक ख़त्म कर लो। उस बीच जो भी बिजनेस आपका हुआ और जो भी टैक्स बना पूरे बिजनेस के टाइम में वो आपको गवर्नमेंट को शो करना है और उस पर टैक्स पे करना है। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम जो होगा वो भी 1 अप्रैल 2019 का ही होगा। अगर पुराने बिजनेसमैन हैं तो उस जगह पे 1/4/2019 ही रखना है आपको। अगर आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है और टैली पे यूज़ कर रहे हो तो इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट बटन से भी हम इसको इरेज कर सकते हैं या फिर बैक स्पेस से भी हम अपने टैली के लिखे हुए कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है 1 सपोज़ करो कि आपने अगस्त महीने में बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको लिखना है यहाँ पे 1-8-19,
यानी आपका जो ईयर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका अगर ईयर 20 है तो 20 डालोगे, एंटर। तो यहाँ पे क्या है कि आप फाइनेंशियल ईयर तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जो बुक्स बिगिनिंग है वो आप चेंज कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम टैली का इस्तेमाल कर रहे हो तब। बैक स्पेस से ऊपर आ जाएंगे और आपको यहाँ भी सेम डेट लिखना है, यानी आपको लिखना है 1-4-19। आपको यही लिखना है, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा सेम आपका बुक्स स्टार्ट होगा। तो यानी कि आपका जो व्यवसाय का जो एंट्री है अप्रैल मंथ का, वो आपका 1 अप्रैल से ही रिकॉर्ड होगा। यानी मान लो कि आप बिजनेस स्टार्ट किए 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, और आपका कोई व्यवसाय नहीं हुआ, 2 को नहीं हुआ, यानी आपका व्यवसाय मान लो 25 या 30 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो भी आप पूरे गवर्नमेंट को दिखा सकते हो कि आपका कितने दिन व्यवसाय में कोई इनकम नहीं हुआ। ऐसे आपको यहाँ पे रखना है 1-4-19। इंटर प्रेस करके आपको आ जाना है नीचे ऑप्शन पे, जहाँ मिलेगा आपको सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है टैली वॉल्ट पासवर्ड, यानी आप इसमें एक पासवर्ड डाल दोगे ताकि आपके अलावा कोई दूसरा आपके प्रोफाइल को, आपके डिटेल को, आपके कंपनी के सीक्रेट्स को नहीं देख पाए। तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डालेंगे, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होगा सिक्योरिटी ऑप्शन, उस वाले में सीखेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं डालना है और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है कि आप इसको यस करोगे और यस करने के बाद आप टैली पे नहीं बैठते हो, आपका कोई स्टाफ बैठता है टैली पे, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे यस करके अपना एक पासवर्ड बना दोगे और एक अपने स्टाफ का पासवर्ड बनाओगे। उससे क्या होगा कि आप कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो ताकि आपके बिहाफ में आपका स्टाफ जो टैली पे ऑडिट कर रहा है या एंट्री कर रहा है वो कुछ कुछ फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा टैली में। तो फिलहाल इसको हम लोग ऑफ रखेंगे और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहाँ पे मिलेगा आपको बेस करेंसी सिंबल। तो चूंकि हमारे इंडिया का रुपीज़ का र है क्रॉस के साथ, तो आपका बेस करेंसी सिंबल र ही रहेगा, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे कंट्री चेंज करते हो, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे कंट्री ऑप्शन में आए थे जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ था, वहाँ पे अगर कंट्री आप चेंज करते हो तब जाके आपका ये सिंबल चेंज होगा। फिलहाल आपका यहाँ पे रुपया ही रहेगा। तो बेस करेंसी सिंबल आपका है रुपया का साइन। इंटर प्रेस करके आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम में आपको मिलेगा INR। IN का मतलब इंडिया, R का मतलब रुपीज़, यानी इंडियन रुपीज़। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा सिंबल है, जैसे डॉलर का सिंबल अलग होता है, उसी तरह से इंडिया का जो सिंबल है वो है INR। इंटर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, जिसका नाम है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स का मतलब होता है बाद में और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट का मतलब होता है कि जो हमारा रुपया का जो सिंबल है वो अमाउंट के बाद लगेगा कि पहले लगेगा। एज एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर सिंबल बाद में लगेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में जितना सिंबल पहले लगाएंगे। तो ₹500 ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ना कि 500 रुपीज़। तो सफिक्स सिंबल टू अमाउंट को आपको नो रखना है। एंटर प्रेस करके आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसमें लिखा मिलेगा आपको ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि हमारा जो सिंबल है और अमाउंट है उन दोनों के बीच एक स्पेस होगा जिससे देखने में अच्छा लगेगा। यानी रुपीज़ के सिंबल और अमाउंट को अगर साथ में कर देंगे विदाउट स्पेस तो देखने में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए रुपीज़ का सिंबल और अमाउंट में एक डिस्टेंस होना ज़रूरी है। इसलिए ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल को आपको यस रखना है। इंटर प्रेस करके चले आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहां मिलेगा शो अमाउंट इन मिलियंस। शो अमाउंट इन मिलियंस का मतलब ये होता है कि अमेरिकन कंट्रीज़ में मिलियंस के अकॉर्डिंग वहां पे कैलकुलेशन होता है और इंडिया कंट्री में लाख के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो आप देखिए यहाँ पे। तो आपको अगर मिलियंस में दिखाना है तो आपको इस तरह से मिलियंस में दिखेगा, जो हम लोग इंडिया में यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं। और आपको अगर इंडियन तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे 2-2 अंक के बाद आपका कॉमा लगेगा अमाउंट के वैल्यू के नीचे, और यहाँ मिलियंस में क्या होता है 3-3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, यानी कितना भी अंक बढ़ता चला जाए वो 3-3 अंक के बाद कॉमा लेता चला जाएगा। जबकि इंडियन स्टाइल में क्या होता है 2-2 अंक के बाद आपका कॉमा लेता है। तो शो अमाउंट इन मिलियंस में आपको रखना है नो।
अगर आपको 3 अंक के बाद डालना है कॉमा तो फिर आपको इसको यस करना पड़ेगा। इसको मैं प्रैक्टिकली रूप से भी आपको दिखा सकता हूँ, इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। एंटर प्रेस करके आपको आ जाना है नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है कि जो भी आप अमाउंट लिखोगे, अगर उसमें कुछ पैसा भी आ जा रहा है तो उस कंडीशन पे आपका डेसिमल प्लेस के बाद कितना अंक रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो उस कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस में 2 अंक ही रखना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कि अगर 75 रुपया और 99 पैसे की बात अगर हम लोग करें, तो जैसे ही 99 पैसा में 1 पैसा ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 76 रुपया। तो नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस में 3 क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका कारण ये है कि 1 रुपये में हमेशा 100 पैसा होता है, ना कि 1 रुपये में 1000 पैसा। तो अगर 1 रुपये में 1000 पैसा होगा तब आपको डेसिमल प्लेसेस 3 रख सकते थे, लेकिन 1 रुपये में 100 पैसा ही होता है। उस कंडीशन से आपका नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहेगा। तो इंटर प्रेस करके हम चले आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। यानी कि अगर वर्ड्स में डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को अगर लिखा जाए वर्ड्स में तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए जैसे मान लो 75 रुपया 56 पैसा, तो वर्ड्स में लिखा मिलेगा आपको 75 रुपीज़ एंड 56 पैसे ओनली। तो यहाँ पे जो पैसे लिखा हुआ है उस जगह पे आप कुछ भी अगर लिख देते हो तो भी वो वर्ड्स के बाद उस चीज़ को डिनोट करेगा। तो जैसे मान लो कि 75 रुपया 56 पैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, या पहले से टैली ने पैसे लिख के छोड़ दिया है और आप यहाँ पे कुछ और लिख देते हो। सपोज़ करो मैंने इस नाम को डिलीट कर दिया और लिख दिया यहाँ पे पी। तो पी या पाई अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप प्रिंट करोगे टैली बिल को, तो उस कंडीशन पे आपको नीचे लिखा मिलेगा 75 रुपीज़ एंड 56 पाई ओनली। यानी जो भी नाम आप यहाँ पे डालोगे वही नाम आपका टैली वाले बिल में दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका पैसे लिखा हुआ था वो आपको बैक स्पेस से मिटा के फिर से सही कर लेना चाहिए। यहाँ पे को पैसे रहने देना है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी को छोड़ना है। एंटर प्रेस करके हम चले आएंगे नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। यानी कि नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट, यानी हमारा जो अमाउंट रहेगा डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू रहेगा वो 2 वर्ड्स का रहेगा, 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा हो वर्ड्स 2 या वर्ड्स 3। तो वर्ड्स 1 आप कर सकते हो, वर्ड्स 2 कर सकते हो, लेकिन वर्ड्स 3 नहीं कर सकते हो क्योंकि 3 वर्ड्स होता नहीं है। यानी 3 अंक का डेसिमल के बाद नहीं लिखा जाता, 2 अंक का लिखा जाता है। तो एज एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर आपका लिखा हुआ है 75 रुपये 56 यानी 56, तो 50 हो गया 1 वर्ड, 6 हो गया 2 वर्ड। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह हम अगर यहाँ 1 लिख देते हैं, तो अगर 75 रुपया 56 पैसा अगर है लिखा हुआ आपके बिल पे और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, तो फिर हो जाएगा 75 रुपया 5 पैसा। तो 56 पैसा होने के बावजूद यहाँ पे अगर 1 आप लिख देते हो तो आपका जो बिल पे छपेगा वो छपेगा 75 रुपया 5 पैसा, ना कि 75 रुपया 56 पैसा। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 कर दें और हमारा बिल में भी 56 लिखा हुआ है तो छपेगा 75 रुपया 56 पैसा। तो नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड आपको 2 रखना है और इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पूछेगा एक्सेप्ट, यस और नो। अगर हम इंटर एक बार और प्रेस कर देंगे तो हमारा एक कंपनी पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा और फाइल सेव हो जाएगा। अगर अभी आपका सिस्टम अचानक बंद हो जाए तो जो भी एंट्री में हम लोग को मेहनत लगा था वो सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपको इसको यस करना है तो आपको वाई प्रेस करना है, नो करना है तो एन प्रेस करना है, या फिर आपको फिर से एडिट करना है, यानी कुछ भी फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ आपने प्रॉपर फिल नहीं किया हो तो आप एन प्रेस करके फिर से आप स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाओगे और इंटर प्रेस करके फिर से आपको जो भी चेंजेस करना है आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो और चेंजेस करते हुए फिर से आप इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब इंटर प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट प्रेस करना है। इंटर फिर से प्रेस कर देंगे तो हमारा जो कंपनी है वो क्रिएट हो गया।